हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे। तो दिस इज योर मोस्ट ब्यूटीफुल चैनल शारदा क्लासेस और आई एम बीरसेन कुमार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम आपके बीच बहुत ही बेहतरीन और बहुत खूबसूरत लेक्चर लेके आए हैं। शुरू से लास्ट तक बिल्कुल इत्मीनान से आपको देखना है। आपको मैं इस लेक्चर में सिखाने जा रहा हूँ। आपको कुछ लिखा हुआ है, पहले इसको समझा देते हैं, फिर मैं क्या करने वाला हूँ वो आपको बताऊंगा। बीएसईबी के द्वारा बिहार बोर्ड अपना सैंपल पेपर लॉन्च किया है कि 2024 में आपका परीक्षा कैसा आएगा। वो सैंपल पेपर आपको लॉन्च कर दिया गया है। 10 तारीख को लॉन्च कर दिया गया था, 9 या 10 को लॉन्च कर गया था। तो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 एनुअल का जो पेपर आपका आएगा, तो बिहार बोर्ड आपका एक यानी तीनों सेट का मॉडल सेट आपका लॉन्च किया है। और आज मैं पूरा मॉडल सेट आपको बताने वाला हूं। आप लोग 3 घंटा 15 मिनट में 35 ऑब्जेक्टिव और आपका 10 आपका 2 मार्क्स वाला सब्जेक्टिव और 3 5 मार्क्स वाले नहीं बना पाते हैं। मैं आज आपको 1 घंटा 45 से 50 मिनट या 1.5 घंटा के विदिन पूरा लेक्चर यानी 20 का 20 ऑब्जेक्टिव, 70 का 70 ऑब्जेक्टिव, 20 का 20 आपका 2 मार्क्स वाला और 6 का 6 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। और इस लेक्चर में एक एक करके सबको एक्सप्लेन करेंगे। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका सब्जेक्ट कोड। केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कोड ये है आपका। सेक्शन ए 2 सेक्शन में क्वेश्चंस आएंगे। एक आपको इलेक्टिव यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 70 है, 35 आपको बनाना है। प्रत्येक में 1 नंबर मिलेगा, 35 रहेगा। दूसरा सेक्शन बी आपका है, इसमें शॉर्ट आंसर टाइप है, लॉन्ग आंसर टाइप। शॉर्ट आंसर टाइप में आपके कितने हैं? 20 क्वेश्चंस आएंगे, 10 आपको सॉल्व करना है। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, 20 मार्क्स देगा। और तीसरा आपका जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है वो 6 क्वेश्चन में 3 बनाना है। प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का है और टोटल 70/70। तो आपको आज 70/70 टाइम मैनेजमेंट करके कैसे लाना है वो आपको इस लेक्चर के बाद पता चल जाएगा। तो बीच में चूंकि कंटेंट हमारे पास बहुत ज़्यादा है और 1.5 घंटा में कैसे सॉल्व करेंगे, 1 घंटा 40 45 और 50 मिनट में शुरू से लास्ट तक देखिएगा। एक एक क्वेश्चन कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा और कैसे बताया जाएगा, आप बिल्कुल सीख जाएंगे और 70 में 70 आएगा। लेकिन बीच में हमको डिस्टर्ब करने की कोई आवश्यकता नहीं है और मैं ना आपको डिस्टर्ब करूं। इसलिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। पहले तो इतना काम आपको करना होगा, कर लिए होंगे, उम्मीद है कर लिए होंगे। अगर कर लिए तो आगे बढ़ते हैं। लास्ट में अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करके बताइएगा कैसा लगा। तो बिना समय गंवाए हुए स्टार्ट होना चाहिए। पहला आपका जो सेक्शन ए का है वो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है। इसमें 70 क्वेश्चंस आपको आएंगे जिसमें आपको 35 बनाना है। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। टोटल 35 नंबर आपका आएगा। कितना आएगा? 35 नंबर आपको टोटल आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री का ये सेट है, बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा सेट है। तो स्टार्ट किया जाए। लेकिन उससे पहले अगर नहीं दबाए हो तो नीचे दिखाई दे रहा होगा, फटाफट दबाइए। अगर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आपको नीचे नंबर दिखाई दे रहा होगा, उस नंबर पर जाके आप लिख सकते हैं 8709937481। डायरेक्ट आप कांटेक्ट कर सकते हैं और कोई भी समस्या हो उसका क्विक रिकवरी आपको यहाँ दिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, एकदम लेटेस्ट स्टार्ट ना, और टाइम देख लीजिएगा बिल्कुल। क्या कहता है, NaCl के दवा में एक Na+ कितने Cl- आयन से घिरा होता है? बेटा NaCl जो आपका क्रिस्टल है उसमें 4 तो चारों तरफ होगा। आपका Na इधर है तो एक तो आपका Cl- इधर होगा, एक Cl- इधर होगा, एक Cl- इधर होगा, एक Cl- इधर होगा। क्योंकि ये क्यूबिक फॉर्म में 3D होता है तो एक बाहर होगा, एक अंदर होगा। 4 और 2 कितना हो गया? 6। यानी कौन सा ऑप्शन होगा? डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल 30 सेकंड, ज्यादा नहीं लगाएंगे समय। अब कहता है कि द ज्योमेट्री दिया हुआ है किसका? मैच बॉक्स का। आप जानते होंगे माचिस का जो बक्सा होता है वो आपका क्यूबाइड के आकृति का होता है। तो इसका ज्योमेट्री कैसा होगा? तो ऑर्थोरोम्बिक होगा। ऑर्थोरोम्बिक में क्या होता है कि तीनों साइड आपके बराबर नहीं होते। A ≠ B ≠ C। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग होगा, लेकिन अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा आपका कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। अल्फा AB के बीच का एंगल होगा, BC के बीच का एंगल गामा होगा और आपका CA के बीच का एंगल क्या होगा?
बीटा बीसी के बीच में और गामा इसके बीच में, बस ये कहानी याद रहना चाहिए। अब कहता है एन गोलों वाले सीमित पैकिंग में अष्टफलकीय रिक्तियां कितना होगा। तो अष्टफलकीय रिक्तियां जो होता है उसमें आपके जितने नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, क्लोज क्यू पैकिंग में नंबर ऑफ स्फीयर, यानी ऑक्टाहेड्रल में अब क्या होता है कि नंबर ऑफ स्फीयर्स, यानी स्फीयर्स का संख्या और बट्टा आपके वॉइड्स का संख्या। कैसा वॉइड, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, यानी अष्टफलकीय जो रिक्तियां होगा दोनों का रेशियो आपका 1:1 आता है। तो जितने नंबर ऑफ स्फीयर होंगे उतना ही नंबर ऑफ वॉइड्स होगा। तो किस में होगा, तो अष्टफलकीय में होगा। तो ऑक्टाहेड्रल में तो n दिया हुआ था तो n होगा, लेकिन यहीं पर अगर टेट्राहेड्रल हो जाएगा तब आपका वॉइड्स कितना हो जाएगा, 2n हो जाएगा। टेट्राहेड्रल अगर चतुष्फलकीय होता तब टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितना हो जाता, जितना स्फीयर होता उसका डबल हो जाता। और जब यानी अष्टफलकीय होगा यानी ऑक्टाहेड्रल होगा तो जितने नंबर ऑफ स्फीयर्स उतने ही नंबर्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होगा, यानी एन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डिफेक्ट कॉजेज डिक्रीज ऑफ ए क्रिस्टल। बेटा शॉर्ट की डिफेक्ट होगा, कौन सा डिफेक्ट होगा, शॉर्ट की डिफेक्ट होगा। शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होता है कि क्रिस्टल गायब हो जाता है। क्रिस्टल क्या होता है, गायब हो जाता है। जब क्रिस्टल यानी लैटिस जो होगा यानी पार्टिकल्स जो होंगे वो आपके गायब हो जाएंगे। जब पार्टिकल्स गायब हो जाएगा तो स्थान ज्यादा खाली बच जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, डेंसिटी क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ड्यू टू वैकेंस ऑफ क्रिस्टल, यानी क्रिस्टल के कमी के कारण, किसके कमी के कारण, तो क्रिस्टल के गायब होने के कारण खाली स्थान बढ़ जाता है। क्रिस्टल के गायब होने के कारण, किसके कारण, गायब होने के कारण। और क्रिस्टल गायब किस में होता है भाई, तो शॉर्ट की डिफेक्ट्स में गायब होता है और फ्रैंकल डिफेक्ट में अपना जो पोजीशन होता है उसको छोड़ के दूसरे जगह फंस जाता है। तो जहां से गायब होता है, जहां से गायब होता है वो स्थान खाली हो जाता है, उसी के कारण दोष उत्पन्न होता है, उसी को शॉर्ट की डिफेक्ट बोलते हैं। तो ये भी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। सीधी सी बात है, 10 आदमी है, एक आदमी चला जाएगा, उसका जगह यानी वॉल्यूम बढ़ जाएगा। डेंसिटी क्या होता है, मास बटा वॉल्यूम होता है। क्या बात है, मास घट गया, मास क्या हुआ, घट गया, मास घटा, और उसके बाद वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। वॉल्यूम आपका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी क्या कर जाएगा, बिल्कुल घट जाएगा। डेंसिटी क्या हो जाएगा, दोनों दरमियान से घटेगा, तो इसीलिए इसका डेंसिटी घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अब आप जरा ध्यान से देखिएगा तो शॉर्ट की डिफेक्ट होगा। अब कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स एन आइडियल सॉल्यूशन। इसमें आइडियल सॉल्यूशन कौन फॉर्म करेगा वो मैं आपको बताता हूं। देखिए आइडियल सॉल्यूशन आदर्श विलयन को कौन फॉलो करता है, तो पहला ये करता है कि जो रॉल्स के नियम का पालन करे। किसके नियम का पालन करे, रॉल्स लॉ जो दिया गया था, रॉल्स लॉ नहीं, रॉल्स तो मैथ में पढ़ना है। रॉल्स लॉ जो था, रॉल्स के नियम का पालन करे। पहला किसके नियम का पालन करे, तो आपके रॉल्स लॉ जो है रॉल्स के नियम का पालन करे, पहला पॉइंट। दूसरा कहता है कि आपका चेंज इन जो वॉल्यूम होगा, चेंज इन वॉल्यूम जो होगा वो 0 के बराबर होगा। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि चेंज इन एंट्रोपी जो होगा वो भी 0 के बराबर होगा। और चौथा पॉइंट डेल एस का मान जो होगा, डेल जी का मान ऑलवेज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। ये पांचों का जो पालन करेगा यही आपका आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आदर्श विलयन आपका यही कहलाएगा जो ये पांचों चीज का पालन करे। तो आदर्श में क्या होता है कि ज्यादा डिफरेंसेज नहीं होना चाहिए। जब आप इसको देखिएगा तो ये आपको वाटर है, तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास देखिए और इसका मॉलिक्यूलर मास देखिए, तो इसका लगभग 40 आएगा, इसका 18 आएगा, ज्यादा गैप हो जाएगा। यहाँ पर भी इसका देखिएगा HNO3 का, तो इसका आपका कितना 14, 15, 48 लगभग मोटा मोटी जो है ये आपका 60-63 आएगा। तो इस सब में देखिएगा तो बेंजीन और टॉलिन लगभग कंपेरेबल सेम साइज का होता है। बेंजीन और टॉलिन, बेंजीन 66H6 66H5CH3 दोनों लगभग, दोनों के मॉलिक्यूलर मास भी सेम होते हैं, शेप साइज भी लगभग सेम होता है। तो बेंजीन और टॉलिन को जब आपस में आप मिलाइएगा तो वो आपको आइडियल सॉल्यूशन का निर्भर कर सकता है। तो उम्मीद है आदर्श विलयन समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, लेकिन नहीं दबाए हो तो दबाते रहो भाई। नॉर्मेलिटी दिया हुआ है H3PO4 का, तो पहले इसका स्ट्रक्चर निकालो। तो P डबल बॉन्ड O फॉस्फोरस 5A ग्रुप का है, OH हो गया, इधर आपका ये OH हो गया, इधर आपका ये OH हो गया। यहाँ पर इसका बेसिसिटी जब निकालिएगा तो ऑक्सीजन आसानी से H+ को दे सकता है। तो कितने H+ आएंगे, 3। तो इसका जो क्षारीयता होगा, क्षारीयता जो हो जाएगा यानी बेसिसिटी जो हो जाएगा इसका, वो बेसिसिटी कितना हो जाएगा, तो बेसिसिटी 3 हो जाएगा। आपको मोलरिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है, M का मान, मोलरता आपको क्वेश्चन में दिया है 0.1। आपसे पूछ रहा है नॉर्मेलिटी, तो नॉर्मेलिटी बराबर क्या होता है, मोलरिटी या गुने बेसिसिटी होता है। मोलरिटी गुने बेसिसिटी होता है। तो मोलरिटी 0.1 गुने 3 करेंगे तो कितना आएगा, 0.3 है। ऑप्शन बिल्कुल है, यानी D इज द करेक्ट ऑप्शन।
आ गया समझ में? तो ये भी आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है कि किसी तनु घोल का अनुसंख गुण धर्म निर्भर करता है, यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर निर्भर करता है? तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूट के संख्या पर निर्भर करता है। जो आपके विलय के कण होते हैं उसके कणों के संख्या पर, चाहे वो मोल में हो, आयंस के टर्म में हो, जिस टर्म में भी हो, लेकिन उसके संख्या पर ही निर्भर करेगा, उसके नेचर पर निर्भर नहीं करेगा, उसके आइडेंटिटी पर निर्भर नहीं करेगा, ठीक है, उसके ये सब चीज पर, यानी सॉल्वेंट के संख्या पर नहीं, सॉल्यूट के संख्या पर निर्भर करेगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल आपका सी इसमें सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर निम्नलिखित में से किसका परासरणी दाब अधिक होगा? तो बेटा 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ था, परासरणी दाब पाई बराबर क्या होता है? एमआरटी होता है। पाई बराबर एमआरटी, ये आपका जनरल फार्मूला होता है, लेकिन जब इसी को हम लोग वांट ऑफ फैक्टर में जाते हैं तो आई आ जाता है। तो एम आपका फिक्स है, आर फिक्स है, टी फिक्स है, तो आई का मान ज्यादा किसका होगा? तो ये आपको ग्लूकोज जो है वो आपका नॉन आयनिक होता है, ये आयनिक नहीं होता है, यानी ये आपको आयंस के फॉर्म में नहीं टूटेगा। यूरिया भी आपका नॉन आयनिक होगा, ये भी आयंस के फॉर्म में नहीं टूटेगा, ठीक है। अब आपका KCl को तोड़िएगा तो इसमें नंबर ऑफ आयंस आई कितना आ जाएगा? 2। इसमें इसको अगर तोड़िएगा तो Ca2+ में टूटेगा, 2Cl- में टूटेगा, तो क्या गो आयंस हो गया? 3 गो। तो आई का मान किस में ज्यादा आ गया? इसमें। तो आई का मान जिसका ज्यादा होगा उसका पाई का मान भी ज्यादा होगा, ये वन टॉप बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक फैराडे की विद्युत धारा को किस अम्ल के तनु घोल से प्रभावित करने पर एसटीपी पर हाइड्रोजन गैस का आयतन मुक्त होता है? यानी आपको फ्राइडे का नियम दिया गया। फ्राइडे ने बताया था कि फ्राइडे में हम क्या करते हैं, जैसे मान लो हम एक, जैसे 2H+ को हमने क्या किया, 2H+ को हम 2 इलेक्ट्रॉन अगर देंगे तो ये किस में टूट जाएगा? तो H2 में आपका बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? H2 में। ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन को फटाफट समझा देते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये आपका 1 मोल, यानी 1 मोल 2 मोल, ये 2 दिया हुआ, यानी 2 मोल इलेक्ट्रॉन को हम देते हैं तो 1 मोल आपका H2 बाहर निकलता है, 1 मोल H2 आपको प्राप्त होता है, ठीक है। यानी 1 मोल अगर इलेक्ट्रॉन को आप दीजिएगा तो कितना? 1/2 मोल आपका H2 प्राप्त होगा, ठीक है, 1/2 मोल H2 प्राप्त होगा। तो STP पर अगर चर्चा कीजिएगा या NTP पर, तब आपका क्या कहानी आएगा कि 1 मोल जो इलेक्ट्रॉन होगा, 1 मोल जो इलेक्ट्रॉन होगा वो आपको हाफ मोल किसको देगा? हाफ मोल H2 को दे रहा है, और 1 मोल STP पर कितना के बराबर होता है? तो 22.4 लीटर के बराबर होगा। तो आधा मोल जो हो जाएगा, 1 मोल अगर कोई भी गैस ले लीजिए H2, तो आधा मोल जब हो जाएगा तो कितना होगा? 22.2 गुने 1/2 हो जाएगा। आई लीटर में है, मिलीलीटर में चेंज कर दीजिएगा तो 1000 से गुना कर दीजिएगा। ई डेसिमल का, बी डेसिमल का, अब इसको काटिएगा तो क्या आएगा? 112 आ जाएगा, यानी 11200 इतना ml आ जाएगा। कितना ml? 11200, यानी कौन सा ऑप्शन? डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बेटा बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन करने हैं हमके। क्या कहता है? ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन द मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। क्या कहता है कि डाइल्यूशन को बढ़ाएंगे जब हम किसी सब्सटेंस को डाइल्यूट करेंगे। बेटा जब हम डाइल्यूट करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट में जो आयंस का संख्या होगा ना वो कमेगा। इलेक्ट्रोलाइट में जो आयंस के संख्या होंगे वो क्या होंगे? कमेंगे। जब इलेक्ट्रोलाइट में आयंस का संख्या कमेगा तो आपका कहानी क्या हो जाएगा वो आपका ध्यान से सुनना है। क्या कि इलेक्ट्रोलाइट में तो मोलर क्या कर रहा है? ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन, डाइल्यूशन को अगर हम बढ़ाते हैं तो मोलर कंडक्शन जो होता है, कंडक्शन जो होता है इलेक्ट्रोलाइट का वो कमेगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ आयंस कम जाएंगे। नंबर ऑफ आयंस आपका पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम जाएगा, और वो कम जाएगा। हालांकि स्पीड बढ़ जाएगा लेकिन आयंस का संख्या इतना कम जाएगा कि कंडक्टेंस को क्या कर देगा? घटा देगा। कंडक्टेंस को क्या कर देगा? घटा देगा, यानी बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये है तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल जस्ट इसका माइनस हो जाएगा। 763 है कहीं ऑप्शन? बिल्कुल है, ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्या कहता है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर NaCl को इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर अगर तोड़िएगा तो कहता है कि ये किसके बराबर होगा? तो ये बेटा लेमडा Na+ जो होंगे उसके बराबर होंगे, प्लस लेमडा Cl- के बराबर होंगे, यानी कौन सा ऑप्शन? सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल उसको कहा जाता है जो नॉन रिचार्जेबल सेल होता है। नहीं तो इसमें कौन सा सेल है? तो लीड स्टोरेज बैटरी होगा। कौन सा? लीड स्टोरेज बैटरी जो होगा वो आपका सेकेंडरी सेल होगा, नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। किस पर? हालांकि हमने केमिकल काइनेटिक्स का एक सेट आपको बताया है, सॉल्यूशन भी पढ़ाए हैं, थ्योरी भी पढ़ाए हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के का इकाई निर्भर करता है। तो बेटा रेट क्या होगा, आर बराबर क्या होगा प्रथम कोटि में, कंसंट्रेशन ऑफ ए टू दी पावर 1 हो जाएगा। तो के बराबर क्या हो जाएगा भाई, आर बट्टा ए हो जाएगा, आर बट्टा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब रेट, इसका रेट क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा, तो मोल पर लीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा भाई, तो इसका भी हो जाएगा क्या, मोल पर लीटर हो जाएगा। मोल पर लीटर ये इससे कट गया, बया क्या पर सेकेंड यानी पर टाइम कहीं दिया हुआ है, बिल्कुल, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्या कहता है, आदि अगर अभिकारक के आरंभिक सांद्रण यानी आपका जो शुरुआती सांद्रण इनिशियल कंसंट्रेशन को दुगुना कर दिया जाए तो अभिकारक का अर्ध आयु भी दुगुना हो जाता है। अभिक्रिया कितना कोटि का, शून्य कोटि का, यानी कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, शून्य कोटि का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। बेटा ये ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी इससे पहले भी मैंने आपको केमिकल काइनेटिक्स के सेट में करवाया है। अधिशोषण वह घटना है, अधिशोषण भी करवाए हैं, सरफेस केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन आप लोग को करवा दिया गया है। तो अधिशोषण में क्या होता है कि एक पार्टिकल्स किसी दूसरे पार्टिकल्स के सरफेस अणुओं के द्वारा आकर्षित करके उसके सतह पर चिपक जाता है, यानी क्या आपको इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, दूसरे पदार्थ की सतह पर जमा हो जाता है। किसके द्वारा, सतह पर जमा होता है, उसको एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। जब अंदर तक चला जाएगा तो उसको एब्जॉर्प्शन कहा जाएगा, अंदर और बाहर दोनों रहेगा उसको सॉर्प्शन यानी शोषण, अवशोषण और अधिशोषण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिएगा। क्या कहता है, उत्प्रेरक, उत्प्रेरक क्या करता है, एक अल्टरनेटिव पाथ प्रदान करता है, यानी इक्विलिब्रियम स्टेट को प्राप्त करने में कम समय लगाता है कहीं शॉर्टेंस द टाइम टू रीच इक्विलिब्रियम, यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन लाने में बहुत कम समय लगाता है, वो तेजी से रिएक्शन को करवाता है। द स्टेबिलिटी ऑफ द लायोफोबिक कोलाइट्स इज ड्यू टू, क्या कहता है, लायोफोबिक कोलाइट्स का स्टेबिलिटी जो होता है वो आपका किसके कारण होता है, तो वो आपका चार्ज ऑफ पार्टिकल्स यानी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑफ पार्टिकल्स, प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑफ पार्टिकल्स। कैसे, वो मैंने आपको पढ़ाया है, चार्ज ऑफ पार्टिकल्स किसमें, तो ये आपको हम सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ाए हैं, सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ाए हैं कि चार्ज ऑफ पार्टिकल्स, प्रिसिपिटेशन एक ऐसा विधि था जिसमें चार्ज ऑफ पार्टिकल्स जो था यानी इलेक्ट्रोलाइट को मिलाने के बाद उसको स्टेबल किया जाता है, किसको, लायोफोबिक वाला को। तो किसके कारण होगा, तो चार्ज ऑफ पार्टिकल्स के कारण लायोफोबिक सॉल्ट का स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। गोल्ड नंबर क्या होता है, मैंने आपको इस बिल्कुल समझा दिया है, किसमें, तो लायोफिलिक कोलाइट्स में ये काम करता है। ये आपका प्रोटेक्टिव क्या होता है, प्रोटेक्टिव कोलाइट्स होता है, यानी परिरक्षक कोलाइट्स होता है जो लायोफिलिक कोलाइट्स को क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रदान करने का काम करता है, सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सल्फाइड ओर को किसे करते हैं, तो फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस से करते हैं, हमने पढ़ा है, बिल्कुल बहुत सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल, क्या कहता है, कंप्लीट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन मेथड से, यानी क्या करता है कि जटिल निर्माण विधि के द्वारा किसको निकाला जाता है, तो बेटा उसे सोना और चांदी को, यानी गोल्ड भी और एयू भी, सोना और चांदी को इससे निकाला जाता है। आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं। जोन रिफाइनिंग मेथड से अल्ट्रा प्योर मेटल को शुद्ध किया जाता है, जोन रिफाइनिंग हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। तो अल्ट्रा प्योर मेटल आपका जोन रिफाइनिंग से शुद्ध किया जाता है। अब कहता है कि आयरन के एक्सट्रैक्शन में जब आयरन को एक्सट्रैक्ट कीजिएगा तो वहां बचेगा CaO, जो आपका इसको क्या करेंगे, CaO को हम लोग SiO2 के साथ रिएक्शन करवा देंगे तो क्या बन जाएगा, CaSiO3 का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये आपका स्लैग हो जाएगा, स्लैग के फॉर्म में ये बाहर होगा। तो वही क्वेश्चन था कि एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन को हम लोग बाहर निकालेंगे तो स्लैग क्या बनेगा, CaSiO3 बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इज पैरामैग्नेटिक, तो पैरामैग्नेटिक कौन होगा, जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। दो होता है, एक आपका NO भी होगा और एक आपका NO2 भी होगा, एक आपका NO भी होगा, एक आपका NO2 भी होगा। तो दोनों में से आप कोई ऑप्शन लिख सकते हैं, आपको जो इच्छा में आए वो ऑप्शन आप लिख सकते हैं। वैसे एक था, मैंने एक और जोड़ दिया इसीलिए क्योंकि ये भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस इज, क्या कहता है, फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट -3 आपका मिनिमम होता है, -3 भी होता है, +3 भी होता है, +5 भी होता है। तो -3 से लेके कहाँ तक, +5 तक होगा, ठीक है। मैक्सिमम ग्रुप नंबर के बराबर होता है 5a, यानी P ब्लॉक के 5a ग्रुप का एलिमेंट होता है, इसलिए +5 हो गया। 3 इलेक्ट्रॉन ये बाहर से ले लेता है तो ऑक्टेट के नियम को पूरा करता है, इसलिए आपका -3 हो गया। तो -3 से कहाँ हो जाएगा, +5 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इज द मोस्ट एसिडिक, इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, तो सबसे ज्यादा एसिडिक आपका फास्फोरस पेंटाऑक्साइड होगा। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड सबसे ज्यादा एसिडिक काहे होगा, ड्यू टू मैक्सिमम ऑक्सीजन एटम, ठीक है। इसका क्या होगा, मैक्सिमम, इसमें क्या है, ज्यादा संख्या में ऑक्सीजन परमाणु है, ज्यादा संख्या में आपका
ऑक्सीजन परमाणु है, ज्यादा संख्या में ऑक्सीजन परमाणु है। इसमें क्या है, ज्यादा संख्या में ऑक्सीजन परमाणु है, तो ज्यादा संख्या में है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण OS ज्यादा हो जाएगा। जब ये OS आपका ज्यादा हो जाएगा इसका मतलब ये ज्यादा एसिडिक नेचर का होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्या कहता है कि फॉर्मिक एसिड रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड H2SO4। फॉर्मिक एसिड यानी क्या, HCOOH को हम रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, H2SO4 के साथ, तब आपका क्या बनता है वही आपसे पूछ रहा है। HCOOH को H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाइएगा तो डिहाइड्रेशन की क्रिया होगी। यहाँ पर किसका क्रिया होगा, तो डिहाइड्रेशन का क्रिया होगा। और जैसे ही आपका डिहाइड्रेट करवाइएगा तो CO और H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। CO और H2O बैलेंस कर लीजिएगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड और जल बन जाता है। फॉर्मिक एसिड का ये सूत्र है बेटा, फॉर्मिक अम्ल था ये, ठीक है, HCOOH होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यहाँ पर H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम किया। सल्फर मॉलिक्यूल सी, सल्फर आपका ऑक्टाहेड्रल होता है। कैसे, जैसे मैं बताता हूँ, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर आप बना लीजिएगा। इसके नीचे आपका, इसके नीचे क्या डालिएगा, S डालिएगा, इसके नीचे S डालिए, इसके नीचे भी एकदम सेम दूरी पर। ये आपको ऑलरेडी पहले भी हम बता चुके हैं। ऐसे S डाल दीजिए, यहाँ पे भी आपको, यहाँ जस्ट इसके नीचे S डाल दीजिए, एक इधर S डाल दीजिए, एक इधर S डाल दीजिए, ठीक है। अब इस सबको क्या कीजिए, एक एक करके मिला दीजिए, एक एक करके क्या कीजिए, आप आराम से इस सबको, ऐसे नहीं, बिल्कुल गलत तरीका है मिलाने का, मैं गलत कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। आप क्या कीजिए, आप इसको ऐसे करके इसको, हाँ यहाँ पर इसको मिलाइए। ये थोड़ा ऊपर चला गया है, इसको थोड़ा क्या करेंगे, नीचे ले आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इसको इससे मिलाइए, ये इससे मिलाइए, ये इससे मिलाइए, ये आपका इससे मिलेगा और ये आपका किससे मिलेगा। यहाँ पर भी थोड़ा सा गलती है, इसको भी हम लोग सुधारेंगे। थोड़ा बढ़ा लो इसको भाई। ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इससे मिल जाएगा, ये इससे मिल जाएगा। अब आप गौर से देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी क्या, ऑक्टाहेड्रल। क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल जिग जैक स्ट्रक्चर होता है। इसको ब्रोनियम मूवमेंट में समझ सकते हैं, वैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल होता है। अब कहता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा भाई, कॉपर में 29 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिएगा तो आर्गन का 18 होगा। यानी इसमें आप लोग को लिखने आता होगा 3d10 4s1। ये आपका कॉपर में क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d9। 29 इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। एटॉमिक नंबर ये आपका 9 आ जाएगा। और आपको मैंने बताया था, शायद याद होगा जो बच्चे पढ़े होंगे, कि अगर S2d9 का केस आता है तो इसमें S से एक इलेक्ट्रॉन D10 में चला जाता है, और S2d4 का केस आता है तो यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाता है। किसके कारण, तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के कारण ऐसा होता है। तो यहाँ से लेके 18 तक ये आपका क्या हो गया, तो 18 तक ना, यहाँ से यहाँ तक ये आपका आर्गन हो गया। अब बचा क्या, तो यहाँ 4s1 हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर चला जाएगा, ठीक है, 4s1 और 3d10 हो जाएगा। है कहीं ऑप्शन, बिल्कुल है। कौन सा ऑप्शन है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका लिखिएगा तो 2, देखिए वैसे आप पीरियडिक टेबल में देखेंगे तो 3 नंबर ग्रुप और 6 नंबर 7 नंबर में, तो 3 ग्रुप यानी 3 नंबर ग्रुप ऐसे करके आपका ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर आपका 3 और पीरियड नंबर क्या, पीरियड नंबर 6 से आपका लैंथेनाइड निकलता है। क्या निकलता है, लैंथेनाइड निकलता है। और ग्रुप नंबर आपका 3 और पीरियड नंबर क्या हो जाएगा, तो पीरियड नंबर 7 से आपका एक्टिनाइड्स निकलता है, ठीक है, एक्टिनाइड्स निकलता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो 2 घटा देते हैं, क्योंकि आपका लैंथेनाइड्स में 4f आता है, इसमें आपका 4f आता है और इसमें क्या आता है, 5f आता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन n-2 डी क्या लिखे, n-2 f 0 to कितना 14, n-1 डी कितना 0 to 10 लिख देंगे। और उसके बाद s का कहानी है तो जो भी आएगा ns s करके बढ़ेंगे। तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो इसमें लगभग आपका ये ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्टिनाइट्स। इसमें एक्टिनाइट्स आपका कौन नहीं है, तो एक्टिनाइट्स बेटा किसको कहा जाता है, लैंथेनाइड एक सीरीज होता है ब्लॉक में, एक एक्टिनाइट्स होता है। जो 3 नंबर ग्रुप और 7 नंबर पीरियड से जो निकला है वो आपका एक्टिनाइट्स होगा। तो इसमें आपका ये लैंथेनाइट्स है, ये क्या है, लैंथेनाइट्स है, ये आपका लैंथेनाइट्स है, ये एक्टिनाइट्स नहीं है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ जाता है, 4f में जाता है, इसीलिए ये लैंथेनाइट्स, एक्टिनाइट्स नहीं होगा, लैंथेनाइट्स होगा। क्या कहता है, द स्ट्रक्चर ऑफ NiCN42- इज, तो इसका स्ट्रक्चर आपका स्क्वायर प्लेनर होगा। कैसा स्ट्रक्चर होगा, तो इसका स्ट्रक्चर आपका स्क्वायर प्लेनर इसका स्ट्रक्चर होगा। उम्मीद है समझ में, ये क्वेश्चन आपको थ्योरी में मैंने पहले भी करवाया है। तो इसका स्ट्रक्चर आपका कैसा आ जाएगा, तो स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर आएगा। कौन सा स्ट्रक्चर आ गया,
स्क्वायर प्लेनर आपका स्ट्रक्चर आ गया, आप समझ रहे होंगे। स्क्वायर प्लेनर होगा और डाईमैग्नेटिक होगा। ये आपका क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा, और ये एक आपका क्या होगा, तो डाईमैग्नेटिक होगा। क्या होगा, डाईमैग्नेटिक होगा। ठीक है, और इसके टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जब होंगे, इसी में मैंने समझाया था कि टेट्राहेड्रल इसका जब ज्योमेट्री होता है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में ये क्या हो जाता है, तो पैरामैग्नेटिक हो जाता है। ठीक है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में आपका ये पैरामैग्नेटिक हो जाता है। लेकिन वर्ग अगर स्ट्रक्चर इसका आपका स्क्वायर प्लेनर होगा तब आपका डाईमैग्नेटिक, स्क्वायर प्लेनर डाईमैग्नेटिक, और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा तो पैरामैग्नेटिक। दोनों में से कोई ऑप्शन देता, दोनों का दोनों सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन Fe2+। Fe2+ में तो बेटा Fe का क्या होता है, 26 हो गया। तो 26 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिए तो 1s2 आ गया, 2s2 आ गया, 2p6 आ गया, 3s2 आ गया, 3p6 आ गया, 4s2 आ गया और 3d6 आ गया। अब कितना, 2 4 10 12 18 20 6 26 हो गया। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें से क्या किए कि 2 इलेक्ट्रॉन को घटा दिए। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन घटाए तो ये 24 हो गया। तो जाएगा कहाँ से इलेक्ट्रॉन भाई, तो इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ से जाएगा। कहाँ से जाएगा, दोनों का दोनों, लास्ट कक्षा से पहले इलेक्ट्रॉन जाता है। तो लास्ट में क्या आया हमारा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3d6 आ जाएगा। 3d6 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो इलेक्ट्रॉन भरा कैसे जाता है वो आप जानते होंगे। सिंगल मोमेंटम में पहले ऐसे ऐसे भर देंगे 5 और 1 6, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें कितना हो जाएगा, तो 4 गो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। है ऑप्शन, बिल्कुल है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत क्वेश्चन है बेटा, एकदम 1.5 घंटा में पूरा साफ कर देंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe का ऑक्सीडेशन नंबर है, तो बेटा मान लो इसका x, इसको तोड़ दीजिएगा। पहले क्या कीजिए, ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं इसको आप आसानी से ब्रेक कीजिए। ब्रेक कीजिए 2 भाग में, एक आपका क्या हो जाएगा 3K+ हो जाएगा, एक आपका क्या हो जाएगा FeCN6 आपका यहाँ पर एगो के पर एगो प्लस, 3 गो पर 3+, तो ये -3 हो गया। अब Fe का क्या मान लो, तो x मान लो, बिल्कुल मान लिए, कोई दिक्कत नहीं। Cn पर -1 होता है तो -1 गुने 6 अब बराबर -3 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो गया, -3 + 6 बराबर कितना आ गया, +3। कौन सा ऑप्शन है, +3 है, यानी बिल्कुल है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऑल लिगेंड्स आर, जितने भी लिगेंड्स होते हैं वो लेवाइस बेस होता है। लेवाइस एसिड किसको कहा जाता है, लेवाइस बेस, यानी उसको एक्सेप्ट, यानी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की क्षमता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की क्षमता होना चाहिए। डैट कंटेंस, कम से कम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी डैट कंटेंस लिख सकते हैं, डैट कंटेंस एट लीस्ट 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू डोनेट, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू डोनेट। ठीक है, यानी आपको लेवाइस एसिड किसको कहा जाता है, वैसे सब केमिकल सब्सटेंस जो कम से कम एक पेयर इलेक्ट्रॉन को लेने की क्षमता रख सकता है उसको लेवाइस एसिड कहा जाता है। और जो कम से कम एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है उसी को क्या कहा जाता है, लेवाइस बेस कहा जाता है। तो जितने भी लिगेंड्स होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है इनऑर्गेनिक का, वो सारे के सारे लेवाइस बेस होते हैं। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द स्ट्रक्चर ऑफ NiCN4, अभी बताया है, बिल्कुल ये क्वेश्चन पहले ही बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विटामिन B12 में, विटामिन B12 में बेटा क्या पाया जाता है, तो कोबाल्ट पाया जाता है। बहुत सारे ऐसे आपको मेटल हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो वो अलग अलग प्रकार के विटामिन से मिलता है। विटामिन का फॉर्मेशन हमारे शरीर में नहीं होता है, इसको हम बाहर से डाइट के फॉर्म में, आहार के फॉर्म में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग, आपके कैमरा में आपके सामने देख के पढ़ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज जीरो डाइपोल मोमेंट। तो जीरो डाइपोल मोमेंट इसमें किसका होगा, तो बेटा CCl4 का होगा। कब होगा, जब इसका सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनाएंगे। कैसा बनाएंगे, सममित संरचना जब बनाएंगे तब, ये तब बनेगा जब आपका इसका सममित संरचना बनाइएगा तब होगा। सममित संरचना बनाने का मतलब है C, इधर आप Cl डालिए, इधर Cl डालिए, इधर Cl डालिए, इधर Cl डालिए, तो आपका सेम चार्ज जितना इधर लगेगा वो इसको बैलेंस कर देगा, इधर वाला को इधर बैलेंस कर देगा। ठीक है, तो वो आपका डाइपोल मोमेंट इसका जीरो हो जाएगा। डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, बिल्कुल जीरो हो जाएगा। इसका प्रोडक्ट जितना इधर आएगा, चूंकि ये फोर्स है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो जितना इधर लगेगा वो इसको बैलेंस कर देगा, इधर वाला को ये बैलेंस कर देगा। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का आपका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, लेकिन कब, जब इसका स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल यानी सममित होगा तब। उससे वैसे नहीं कर सकते हैं, वैसे संभव नहीं है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है,
अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जेम डाइहैलाइड। जेम डाइहैलाइड में दोनों पार्ट आपका बराबर होगा, यानी दो पार्ट में इसको अगर बांटिएगा और दो पार्ट आपस में अगर सेम पार्ट, यानी जेम हैलाइड कहने का तो हैलाइड ग्रुप का दो पार्ट जो बराबर नंबर में संख्या मॉलिक्यूल्स को लेकर जोड़ के बनाया जाता है उसी को जेम हैलाइड बोलते हैं। जरा ध्यान से देखिए, यहां पर CH2Br और यहां भी CH2Br, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चन को पहचानिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोरोफॉर्म इज फॉर्म। इसमें से किसकी मदद से क्लोरोफॉर्म बनता है, तो प्रोपेन टूओल की मदद से बनता है। और किस विधि से, तो ये आपका हैलोफॉर्म रिएक्शन से बनता है। किसकी वजह से, हैलोफॉर्म अभिक्रिया की मदद से, हैलोफॉर्म विधि के द्वारा, हैलोफॉर्म अभिक्रिया के द्वारा बनाया जाता है। किसके, हैलोफॉर्म अभिक्रिया के द्वारा हम लोग क्या करेंगे कि प्रोपेन टू नोल से क्या बना सकते हैं, इसकी मदद से हम लोग क्लोरोफॉर्म को बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिएगा। क्या कहता है, अल्काइल हैलाइड्स आर यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अल्काइल हैलाइड का उपयोग निम्नलिखित में से किसके बनाने में होता है, तो अल्काइल हैलाइड से अल्केन भी बनता है, अल्कीन भी बनता है और अल्कोहल भी बनता है। ऑल ऑफ दिस, यानी सारे के सारे बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सेकेंडरी अल्कोहल को निरूपित करता है। तो सेकेंडरी अल्कोहल उसको कहा जाता है बेटा, OH ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा हुआ रहेगा, OH ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा हुआ रहेगा वो कम से कम, जैसे मान लीजिए ये आपका अल्कोहल हो गया, अल्कोहल कार्बन से जुड़ा और ये कार्बन कम से कम 2 कार्बन से अगर जुड़ता है, ठीक है, तो उसको सेकेंडरी अल्कोहल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेकेंडरी अल्कोहल कहा जाता है। अगर 3 कार्बन से जुड़ेगा तो उसको टर्शियरी कहा जाएगा। तो सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है तो यहां पर R ग्रुप होगा और यहां पर कोई अल्काइल ग्रुप होगा कार्बन का, और यहां पर क्या होना चाहिए, H होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन है, बी। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल आपको बताना है कि इसमें सेकेंडरी अल्कोहल कौन है। तो सेकेंडरी अल्कोहल आप आराम से बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका अल्कोहल ग्रुप हो गया, कौन सा ग्रुप हो गया, तो ये आपका अल्कोहल ग्रुप हो गया, OH ग्रुप हो गया। ठीक है, अब OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ेगा, जिस कार्बन से हम OH ग्रुप को जोड़ेंगे वो कार्बन अगर 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी इधर से एक अल्काइल ग्रुप और इधर से भी एक अल्काइल ग्रुप, दोनों बराबर भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। ये R1 लिख दे, R' लिख सकते हैं। तो R आपको R' के बराबर भी हो सकता है, R आपको R' से अलग भी हो सकता है। तो ये अब बचा क्या, तो 4 बॉन्ड बनाता है। तो ये ग्रुप जो आपको कहीं दिखाई देगा CH-OH, ये ग्रुप आपको दिखाई देगा, तो ये आपको सेकेंडरी अल्कोहल का होगा। कौन सा ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या कहता है कि ग्रेन अल्कोहल इज द कॉमन नेम ऑफ द। ग्रेन अल्कोहल यानी क्या, वैसा अल्कोहल जो अनाज की मदद से प्राप्त किया जाता है, जिसकी मदद से स्पिरिट बनता है, बियर बनता है, तो क्या होता है, इथेनॉल। कौन सा ऑप्शन होगा, इथेनॉल इज द करेक्ट ऑप्शन। मिथेनॉल बेटा जहर होता है, ये आपका जहर होता है, ये आपका क्या होता है, तो जहर होता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स अल्केन ऑन रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो अल्कोहल कौन बनाता है, तो HCHO को क्या कीजिएगा, RMgX के साथ आप रिएक्शन करवा दीजिएगा तो आपको क्या बन जाएगा, तो आपका बन जाएगा, आपको अल्केन का फॉर्मेशन कर लेगा। किसका फॉर्मेशन कर लेगा, अल्केन का फॉर्मेशन कर लेगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो फॉर्मल्डिहाइड होगा। कौन सा ऑप्शन, HCHO, फॉर्मल्डिहाइड इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्या कहता है, अभिक्रिया RCOCl H2 के साथ रिएक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम और आपका बेरियम सल्फेट BaSO4 के उपस्थिति में, तो RCHO बना देता है एल्डिहाइड और ये बनता है। तो ये कौन सा रिएक्शन होता है, तो रोजल-मंड रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन होता है, तो रोजल-मंड रिएक्शन होता है। ये आपके रोजल-मंड रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्या कहता है कि एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। जब हम एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करवाते हैं, एल्डिहाइड आपका क्या दिया हुआ है, यानी HCHO आपका दिया हुआ है। ठीक है, इसका ऑक्सीकरण करवाइएगा तो बेटा बन जाएगा आपका HCOOH बन जाएगा, यानी कौन सा, एसिड का निर्माण हुआ। तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो आपका एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, तो बिल्कुल एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे कि आपके साथ यहाँ पर क्या सब होने जा रहा है, बिल्कुल आप देख पा रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव कानिजारो रिएक्शन। इसमें कानिजारो रिएक्शन को कौन नहीं देता है, तो एसिटल्डिहाइड जो है वो आपको कानिजारो अभिक्रिया को देने का काम नहीं करता है। तो कानिजारो रिएक्शन को कौन नहीं देगा, तो कानिजारो रिएक्शन को HCl आपको देने का काम नहीं करता। ये जो रिएक्शन हम लोग करवाते हैं, 1 मिनट, यहाँ पर KMnO4 ले लेते हैं, ये आपका कैटलिस्ट के फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिएगा,
अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि यूरोट्रोपाइन इज फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ अमोनिया बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी अमोनिया का रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, तो यूरोडापाइन का निर्माण होता है तो फॉर्मल्डिहाइड के साथ। फॉर्मल्डिहाइड के साथ जब अमोनिया का रिएक्शन करवाइएगा तो यूरोडापाइन का रिएक्शन होगा। कैसे कैसे होगा वो आपको समझ में आ जाना चाहिए, बिल्कुल समझ में आना चाहिए। चलो केमिकल रिएक्शन दिखा देते हैं। जैसे आपका किसके साथ फॉर्मल्डिहाइड है तो HCHO है, HCHO का रिएक्शन NH3 के साथ करवा दीजिए। ये आपका 6 ले लीजिए, ये आपका 4 मोल ले लीजिए। आप इसको क्या कीजिए, बैलेंस कीजिए फटाफट। तो क्या आ जाएगा, CH3 आपका 6 गो आ जाएगा, N2 इधर बाहर निकल जाएगा, अरेंज कर लीजिएगा। और यहाँ से आपका N2N4 और आपका 4H2O यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो वाटर बनेगा और ये बनेगा। तो यही रिएक्शन आपको यहाँ होता है फॉर्मल्डिहाइड के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और आज का अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए हम लोग 50 यानी 50 क्वेश्चन कर लिए, मात्र 46 क्वेश्चन और बचा हुआ है। क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला रिप्रेजेंट्स एन ईस्टर। COOR, COOR किसको रिप्रेजेंट करता है, तो COOR आपको ईस्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो RCOOR यानी बिल्कुल सही ऑप्शन COOR ये आपका रिप्रेजेंट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि फॉर्मिक एसिड एंड फॉर्मल्डिहाइड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। NaHCO3 यानी फॉर्मिक डिहाइड, और इसको हम अगर अलग करना चाहते हैं तो किसकी मदद से अलग कर सकते हैं, तो हम लोग NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट की मदद से हम दोनों को अलग कर सकते हैं। किस किस को, तो फॉर्मिक एसिड यानी HCOOH को और फॉर्मल्डिहाइड यानी HCHO को आसानी से अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड आपका कौन होगा, तो HF होगा। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आपका HF होता है। और यहाँ पर जो सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, जो जितने नंबर ऑफ Cl कौन सा है, Cl3 यानी Cl3 CCl3 यानी ऐसे लिख सकते हैं इसको हम CCl3 Cl और COOH, ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड आपका ये होगा। नेक्स्ट आगे देखिएगा क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट। इन चारों में सबसे अच्छा रेड्यूसिंग एजेंट आपका कौन होगा, तो इसमें मिथेनोइक एसिड आपका सबसे अच्छा रेड्यूसिंग एजेंट होगा। काहे होगा, मिथेनोइक एसिड है बेटा, मिथेनोइक एसिड यानी क्या, CH3COOH, ये मिथेनोइक एसिड है। इसमें क्या होगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन को यह क्या कर सकता है, अपनी तरफ खींच सकता है, तो अपनी तरफ ले सकता है, यानी मैक्सिमम बार ऑक्सीडाइज हो सकता है, तो दूसरे को रिड्यूस उतना ही अच्छा तरीका से करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्लों को सीधे प्राइमरी अल्कोहल में अभिकृत किया जाता है। कौन सा ऐसा चीज है जो प्राइमरी अल्कोहल को क्या करता है, सेकेंडरी के द्वारा किसके, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को सीधा प्राइमरी अल्कोहल में बदल देता है, तो वो आपका LiAl क्या कहता है, लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड है, जो डायरेक्ट चेंज कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन देखिए, अमाइंस क्या होता है, तो NH2 होता है। अमाइंस क्या होता है, NH2 होता है। NH2 में क्या कीजिएगा कि अगर इधर से H लगा दिए तो ये आपका प्राइमरी, ये आपका C लगा दिए तो ये आपका प्राइमरी अमाइन हो गया। क्या, प्राइमरी यानी 1 डिग्री अमाइन हो गया। ये आपका प्राइमरी अमाइन हो गया, इसको हम लोग 1 डिग्री अमाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 डिग्री अमाइन बोलते हैं। और यहीं पर अगर मान लीजिए कि एक R 2 R लगा दिए, 2 कार्बन लगा दिए और 1 हाइड्रोजन लगा दिए, तो ये बेटा आपका सेकेंडरी अमाइन हो गया। क्या हो गया, तो सेकेंडरी 2 डिग्री, तो सेकेंडरी अमाइन क्या हो गया, तो N हो गया, इधर R हो गया, इधर R हो गया और इधर आपका R हो गया। R यानी क्या, ये आपका अमाइंस ग्रुप हो गया जो आगे बढ़ेगा, और बाद बाकी जो बचा यानी कौन सा ऑप्शन होगा, D इज द करेक्ट ऑप्शन। एक जगह आपको H लगाना होगा, एक जगह क्या लगाना होगा, H। यानी कहने का मतलब ये है कि अमाइंस का नाइट्रोजन अगर एक कार्बन से जुड़ेगा तो ये प्राइमरी होगा, बाद बाकी 2 हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। और नाइट्रोजन में एक हाइड्रोजन रहेगा और 2 गो कार्बन से अगर ये जुड़ जाएगा तो ये आपका 2 डिग्री हो जाएगा। यही नाइट्रोजन अगर 3 गो कार्बन से जुड़ जाएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3 डिग्री हो जाएगा। तो एक नाइट्रोजन अमाइंस में नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा तो प्राइमरी, 2 कार्बन से जुड़ा तो सेकेंडरी, और 3 कार्बन से नाइट्रोजन जुड़ा तो टर्शियरी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट का कौन होगा, तो ये होगा मिथाइल आइसोसाइनेट CH3NCO, ठीक है। मिथाइल आइसोसाइनेट हो जाएगा, ये आपका मिथाइल साइनेट हो जाएगा, ये आपका मिथाइल आइसोसाइनेट हो जाएगा, ये आपका मिथाइल साइनाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में किसके जलासन से प्राइमरी अमीन बनता है। किससे, तो 2 चीज से बनता है, एक अल्काइल साइनाइड से बनता है, एक अल्काइल आइसोसाइनेट से बनता है। एक अल्काइल साइनाइड से, एक अल्काइल आइसोसाइनेट से बनता है। तो आपका क्वेश्चन ये भी एक ऑप्शन सही है और दूसरा ऑप्शन आपका अल्काइल आइसोसाइनेट भी सही ऑप्शन है, ठीक है।
ये भी देता तो सही बात था। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इन अमाइन, अमाइन में आपका हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है, तो NH3 में आपका क्या पूछ रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें आपका क्या हो गया, तो आपका ये सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, तो कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी 3 गो और प्लस 1 गो बराबर कितना हो गया, 4 गो। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3, यानी सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्या कहता है, सुक्रोज ऑन हाइड्रोलाइसिस, जब सुक्रोज का रिएक्शन हम क्या करवाएंगे, वाटर के साथ करवाएंगे, यानी सुक्रोज को हाइड्रोलाइसिस करवाइएगा, क्या करवाइएगा, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस मतलब क्या, जल के साथ रिएक्शन करवाइएगा, तो आपको अल्फा डी ग्लूकोज बन जाएगा, अल्फा डी ग्लूकोज बनेगा और बीटा डी फ्रुक्टोज बनेगा। बीटा डी क्या बन जाएगा, फ्रुक्टोज बनेगा, बीटा डी आपका फ्रुक्टोज बन जाएगा। तो हाइड्रोलाइसिस करवाने पर बना क्या, तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। कौन सा ऑप्शन है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या कहता है कि एस्कॉर्बिक एसिड आपका क्या होता है, तो विटामिन सी होता है। एस्कॉर्बिक एसिड आपके विटामिन सी होते हैं, जिसको स्टोर करने की कैपेसिटी हमारे शरीर को नहीं होता है, और इसको प्राप्त कहाँ से करते हैं, तो साइट्रस फ्रूट, नींबू हो गया, फल हो गया, कच्चा जो भी खाते हैं खट्टा वाला, उसको खाकर हम बाहर से लेते हैं। तो एस्कॉर्बिक एसिड आपका होता क्या है, तो विटामिन होते हैं, और विटामिन में कौन सा विटामिन, तो विटामिन सी होता है। अब कहता है कि हमारा वंशागत गुण जो होता है, यानी अनुवांशिक चरित्र जो है, वो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में कैसे जाते हैं, तो वो आपको डीएनए के माध्यम से जाता है। डीएनए में क्या होता है, उसके ऊपर आपका एक जीन स्टिकी लाइक गोंद ऐसा केमिकल्स होता है, उसका काम होता है कि मदर और फादर के जेनेटिक जितने भी गुण है उसको ट्रांसफर करके किस में ले आता है, उसके बच्चे में ले आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्या कहता है कि साबुन आपका क्या होता है, तो फैटी, यानी फैटी एसिड के सॉल्ट होते हैं। साबुन आपके क्या होते हैं, लॉन्ग फैटी एसिड के सॉल्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर सेलुलोज हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सब नेचुरल पॉलीमर होता है। नेचुरल रबर हो गया, ये सब नेचुरल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्या एन एग्जांपल ऑफ को पॉलीमर, नाइलॉन 66 है, कहीं दिया हुआ, नाइलॉन 66 इज योर को पॉलीमर। पॉलीमर हालांकि पढ़ाए हैं, अगर दिक्कत होगा तो वहां जाके आप देख सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ कंडेंसर, यानी संघनन, आपका संघनन बहुलीकरण से उत्पाद पॉलीमर नाइलॉन 66 होता है। ये भी क्या होगा, तो संघनन से बनेगा, एक एडिशन से बनता है। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका उपयोग एंटीपायरेटिक के रूप में किया जाता है, तो पैरासीटामोल, एंटीपायरेटिक, दर्द निवारक दवा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एन एंटीबायोटिक यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफॉइड में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो क्लोरोफिनोल का। ये ब्रॉड लेवल का आपका क्या होता है, ये ब्रॉड लेवल का, यानी कम रहेगा तो भी, ज्यादा रहेगा तो भी, सबको मेंटेन करता है, ब्रॉड लेवल का एंटीबायोटिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द पॉइजनस गैस इवॉल्व इन भोपाल गैस ट्रेजेडी, तो भोपाल गैस ट्रेजेडी में जो गैस निकला था वो आपका मिथाइल आइसोसाइनेट निकला था। मिथाइल आइसोसाइनेट जो है वो गैस निकला था। भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ कब था, तो वो आपको पता होना चाहिए, 3 दिसंबर 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था। ये गैस निकला था, मिथाइल आइसोसाइनेट आपको गैस निकले थे, मिथाइल आइसोसाइनेट आपका गैस निकला था। और इतना ही नहीं, ये गैस आपको 40 टन गैस निकला था। कितना टन, 40 टन गैस आपको निकला था। और लगभग वहां पर जो है 3800 लोग मारे गए थे। कितने लोग मारे गए थे, तो 3800 लोग आपको मारे गए थे वहां पर। और उसके बाद बहुत सारे फीचर सबको डिस्टर्ब तो किया ही, वो आप जानते होंगे, इतिहास का चीज है। और ऑब्जेक्टिव मेरा समाप्त हो रहा है। क्या कहता है कि गैमेक्सेन जो होता है वो आपका क्या होता है, तो बेंजल हेक्साक्लोराइड होता है। और ये आपका इंसेक्टिसाइड्स होता है। क्या होता है, नाम ही अल्टर है, काम भी अल्टर है, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, ठीक है। कीड़े को मारने वाला आपका ये दवा होता है गैमेक्सिन, ठीक है, जिसका नाम आपका बेंजीन हेक्साक्लोराइड होता है। तो इस प्रकार 70 का 70 ऑब्जेक्टिव आपका साफ हो गया, जो बिहार बोर्ड लॉन्च किया था। अब हम सब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं। देखिए अब आपका क्या हो गया, तो लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर। मैंने बोला है कि पूरा सेट 1.5 घंटा में खत्म करेंगे। क्या कहता है कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन की ओर बम्बार्डिंग करते हैं। क्या कहता है, मेटेलिक सॉलिड क्या होगा, वैसा सॉलिड जो किससे बना हो, धातु से बना हो, उसको धात्विक ठोस कहा जाता है। मैंने लिख दिया है किससे, जिसमें प्रेजेंट क्या कहता है कि मेटल्स आपको एक्सट्रीमली उपस्थित होगा। मेटल्स आपको क्या होंगे, एक्सट्रीमली उपस्थित होंगे, उसको कहा जाएगा, ठीक है। इतना ही नहीं, इसमें जो बॉन्ड होगा वो मेटेलिक बॉन्ड होगा। कौन सा, धात्विक बंधन से बना होगा। मेटेलिक बॉन्ड आपको पाए जाएंगे, उसको कहा जाएगा।
इतना ही नहीं, आप देख सकते हैं और कुछ है इसमें। क्या कहता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हो, बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो, जिसको आसानी से पिघलाया जा सके, जो आपका डक्टाइल नेचर का हो, यानी आसानी से तन्य हो, उसको तारूर के रूप में हम बदल सकते हैं, शीट चदरा के रूप में बदल सकते हैं, या फिर लस्ट्रस, उसके पास अपना एक चमक होता है, प्रत्येक धातु का अपना एक चमक होता है, वो हो गया। और जो आपका हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर, यानी बेस्ट कंडक्टर ऑफ या गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, उसी को मेटेलिक सॉलिड बोलते हैं। एग्जांपल में कॉपर जिंक लोहा हो गया, सोना चांदी सब ले सकते हैं। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था। आपको कोई 2 पॉइंट लिखना है। अब कहता है फ्रैंकल डिफेक्ट को किसको बोलते हैं, तो बेटा फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है जरा ध्यान से समझो। जैसे मान लीजिए इसमें कोई पार्टिकल्स है, ए और बी ले रहे हैं पार्टिकल्स, आप ऐसे ही ले लीजिएगा जैसे मैं बता रहा हूँ। ये बी हो गया, ये ए हो गया, लगातार ए बी करके, ठीक है, और ये बी हो गया, इधर आप ए हो गया, इधर ये बी हो गया, इधर ये ए हो गया। आपको फ्रैंकल डिफेक्ट बोलेंगे किसको? इसमें क्या होता है कि कोई एक पार्टिकल्स जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पार्टिकल्स यहां से उठा और यहां आके फंस गया, ठीक है, तो अपने पोजीशन को हटकर इंटरस्टेशियल स्थान में, यानी जो खाली स्थान होता है, तो आपका अंतराली स्थान जो होगा उसमें जाके यहां से उठकर यहां फंस गया, तो यहां तो दिक्कत होगा, और यहां खाली स्थान हो गया। तो इस खाली स्थान उत्पन्न होने के कारण, यहां पर असमंजस होने के कारण जो दोष उत्पन्न होता है, उसी को कौन सा दोष बोलते हैं हम लोग? तो फ्रैंकल डिफेक्ट बोलते हैं। तो फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है कि अपना नॉर्मल पोजीशन जो होता है उसको छोड़कर अंतराली पोजीशन में फंस जाता है, या इंटरफेशियल पोजीशन यानी इंटरस्टिशियल स्थान में जाकर फंस जाता है। एग्जाम्पल आपका एजीबीआर हो गया, जेनेरिस हो गया, एजीसीएल, एजीआई, ये सब आपके एग्जाम्पल हो गए किसके? फ्रैंकल दोष के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आइसोटोनिक, नाम से ही क्लियर है, ध्यान से देखिएगा। आइसोटोनिक किसको कहा जाता है? आइसो का मतलब होता है सेम। आइसो का क्या मतलब होता है? ये 2 वर्ड से बना हुआ है, एक आइसो है, दूसरा आपका टोनिक है। आइसो का मतलब क्या हुआ? सेम। तो आइसो का मतलब हो गया सेम, ठीक है। टोनिक का मतलब हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर यानी क्या? वैसा सॉल्यूशन जिसके ऑस्मोटिक प्रेशर, मैंने 3 तरह का बताया था, एक आइसोटोनिक था, एक हाइपोटोनिक था, एक हाइपरटोनिक था। आइसोटोनिक जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है, हाइपोटोनिक जिसमें एक का कम दूसरा का ज्यादा होगा, हाइपरटेंशन। एक हाइपरटोनिक था जिसमें एक का ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ज्यादा, दूसरा का बहुत कम। तो आपसे पूछ क्या रहा था कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा? तो जिसके ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होंगे? जिसका परासरण दाब आपका समान होगा। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, जैसे ग्लूकोज है और फ्रुक्टोज है, दोनों को हम मिला दिए, तो दोनों में क्या m का मान बिल्कुल सेम होना चाहिए, क्योंकि पाई बराबर क्या होता है? MRT लिखते हैं, MRT लिखेंगे, टेम्परेचर और रेट। ये आपका रेट कांस्टेंट है 0.0821, ठीक है, मोल लीटर पर केल्विन पर केली, ये आ गया। ये दोनों कांस्टेंट कर दिया, इसको बराबर कर दीजिएगा तो पाई 1 किसके बराबर हो जाएगा? कैपिटल से लिखेंगे, पाई 2 के बराबर हो जाएगा, और इसी को बोलते हैं। तो हमने एक एग्जांपल दे दिया है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आपस में लेंगे, लेकिन दोनों का मोलरता समान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। व्हाट आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉल्यूशन? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन का क्या होता है? एक ऐसा प्रॉपर्टी जो सॉल्यूशन में उपस्थित विलय के संख्याओं पर निर्भर करे, चाहे वो संख्या मोल में दिया हो या फिर कण में दिया हो, आयंस के टर्म में दिया हो, तो संख्या पर निर्भर करे, उसी को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। आइडेंटिटी पर नहीं करता है, उसके फीचर्स पर, नेचर पर नहीं करता है, वही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। एग्जाम्पल में क्या है? तो रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, लॉरिंग इन वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब में अवनमन। क्या लिख सकते हैं? वाष्प दाब में अवनमन, ठीक है। दूसरा आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया। दूसरा क्या है? तो ऑस्मोटिक प्रेशर लिख सकते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर यानी परासरण दाब, कौन सा? तो परासरण दाब हो गया। और तीसरा आपका क्या होता है? तो इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी बीपी में उन्नयन, बीपी में उन्नयन, ठीक है, या क्वथनांक बिंदु में उन्नयन। और एक आपका क्या होता है? तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसको डेल टीबी बोलते हैं भाई। डेल टीबी बराबर क्या? केबी या गुने एम होगा। यहाँ पर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी क्वथनांक बिंदु में अवनमन, ठीक है, क्वथनांक बिंदु में, यानी डेल टी एफ बराबर क्या होगा? के एफ गुने एम हो जाएगा, ठीक है। और वाष्प प्रेशर यानी पाई बराबर क्या हो जाएगा? MRT हो जाएगा। और रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये 4 आपके होते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो हम लोग को पढ़ना है पूरे सॉल्यूशन में, मुख्य रूप से यही पढ़ना था, मैंने सबको डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डिफाइन कंडक्टेंस क्या होता है? तो कंडक्टेंस क्या होता है बेटा? कोई भी सॉल्यूशन में, कोई भी सॉल्यूशन जो दिया हुआ है, उस सॉल्यूशन में
पर लीटर, यानी पर लीटर में जितने नंबर ऑफ आयंस होते हैं, यानी पर लीटर सॉल्यूशन में आपको जो आयंस के द्वारा कंडक्टेंस, आयंस के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है, उसको कंडक्टेंस बोलते हैं। अब मोलर कंडक्टेंस किसको बोलते हैं? तो 1 मोल ऑफ एन 1 मोल आयंस या 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, यानी 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट में, तो 1 मोल अगर लीजिएगा किसी भी सॉल्यूशन के 1 मोल में, कितना में? तो 1 मोल अगर तक कम अमाउंट लेंगे तो उसमें आयंस का संख्या भी कम होगा। तो 1 मोल के द्वारा जो कंडक्टेंस क्रिएट किया जाएगा, किसी भी सॉल्यूशन के 1 मोल के द्वारा जो कंडक्टेंस किया जाता है उसको मोलर कंडक्टेंस बोलते हैं। आप पूरे सॉल्यूशन अगर 1 लीटर ले रहे हैं तो 1 लीटर के द्वारा जो कंडक्टिविटी शो किया जाता है उसी को कंडक्टेंस बोलते हैं। अब आप लोग इसको लिख सकते हैं आसानी से। फ्राइडे का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, यानी कहता है कि जब हम किसी भी इलेक्ट्रोड पर किसी भी मेटल का परत चढ़ाते हैं, उसके मास को उस पर एकत्रित करते हैं, तो जितना ज़्यादा चार्ज दीजिएगा, जितना ज़्यादा चार्ज दीजिएगा उतना अमाउंट में किसी भी मेटल यानी उतना ज़्यादा मात्रा में किसी मेटल को किसी इलेक्ट्रोड पर एकत्रित किया जा सकता है। यही फ्राइडे का पहला नियम कहता है। अगर मान लीजिए कि चार्ज आप कम देते हैं लेकिन ज़्यादा समय तक अगर दीजिएगा तब भी वो आपका ज़्यादा मात्रा में किसी भी धातु के मास को इलेक्ट्रोड पर एकत्रित कर देगा। यही फ्राइडे का पहला नियम कहता है। यही क्या कहता है? फ्राइडे का पहला नियम आपका यही कहता है। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो द मास ऑफ मटेरियल, डायरेक्ट लिख सकते हैं इससे, द मास ऑफ मटेरियल, द मास ऑफ मटेरियल लिबरेटेड, लिबरेटेड मतलब बाहर निकलना, और कोगुलेटेड या डिपोजिटेड, कोगुलेटेड या डिपोजिटेड, डिपोजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड, ऑन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज अप्लाइड, चार्ज अप्लाइड, यानी जितना चार्ज आप दीजिएगा उसी के प्रोपोर्शनल में आपका मास क्या होगा। तो यही फ्राइडे का पहला नियम कहता है। ठीक है, हिंदी में लिख सकते हैं। अब एंजाइम उत्प्रेरक क्या होता है? तो एंजाइम उत्प्रेरक क्या होता है? तो बेटा एंजाइम्स, हमारे बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, हमारे बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड्स हैं जिससे बहुत सारा एंजाइम्स निकलता है, और एंजाइम्स उत्प्रेरक जो होता है ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होता है। ये क्या होता है आपका? तो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होता है जो बायोलॉजिकल रिएक्शन को परफॉर्म करवाता है। क्या करवाता है? ये आपको जैविक अभिक्रिया को संपन्न करवाता है, जैविक अभिक्रिया को संपन्न करवाता है, अभिक्रिया को संपन्न करवाता है। क्या करवाता है? संपन्न करवाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि डैट परफॉर्म कौन सा रिएक्शन? बायोकेमिकल रिएक्शन जो होगा उसको परफॉर्म करवाएगा। इसमें आपका मुख्य रूप से प्रोटीन ज्यादातर यूज में लाया जाता है। किसको? तो प्रोटीन का मोस्टली इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रोटीन आपको एंजाइम्स मैक्सिमम आपको प्रोटीन्स ही होते हैं, तो इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। और इसमें जो कैटेलाइसिस आकर होगा वो लोकेलाइज्ड साइट पर होता है। एक निश्चित स्थान पर उत्प्रेरण होगा, और उसी स्थान को एक्टिव साइट कहा जाता है। ठीक है, यानी यहां पर कैटेलाइसिस अकर्स एट ए पार्टिकुलर साइट इज कॉल्ड, कौन सा साइट? रिएक्टिव साइट्स बोल सकते हैं। कौन सा साइट बोल सकते हैं? रिएक्टिव साइट्स या फिर एक्टिव साइट्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एंजाइम कैटलिस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है आपका, सर्फेक्टेंट्स क्या होते हैं? तो सर्फेक्टेंट्स नाम से ही क्लियर है बेटा। सर्फेक्टेंट्स क्या होता है? जो जब हम क्या करते हैं कि लिक्विड सॉल्यूशन यानी लिक्विड को मिलाते हैं, लिक्विड गैस को मिलाते हैं, और लिक्विड सॉलिड को मिलाते हैं, यानी लिक्विड गैस और लिक्विड सॉलिड, यानी एक तरफ लिक्विड है और दूसरे तरफ सॉलिड लिक्विड गैस ले लेंगे। ठीक है, इन तीनों को आपस में मिलाएंगे तो उसके सरफेस टेंशन को घटाने का काम करे, यानी पृष्ठ तनाव को घटाता है, और इंटरफेसियल अंतर पृष्ठीय तनाव होता है, इन दोनों को घटाने का काम करता है, उसी को सर्फेक्टेंट्स बोलते हैं। और ये काम कैसे कैसे करता है? वर्किंग फंक्शन, ये इमल्सिफाइंग एजेंट होता है, पायसीकरण करवाने का काम करता है। वेटिंग एजेंट, किसी भी चीज में अगर नहीं भीग रहा है, कोई भी चीज आपको पन्नी उन्नी है नहीं भीगता है अक्सर, तो उसको भिगाने का काम सर्फ की तरह काम करेगा। फोमिंग एजेंट का काम करेगा, यानी झाग निकालने का काम करेगा। प्रिजर्वेटिव्स यानी परिरक्षक का भी काम आपका सर्फेक्टेंट्स करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राइट द नेम एंड फार्मूला ऑफ, दो कॉपर का और लिखना है, तो कॉपर पाइराइट CuFeS2, क्यूप्राइट Cu2O और कॉपर ग्लैंड Cu2S, तीन हम लिख दिए हैं, कोई दो आपको लिखना था। अब क्या कहता है, ओर और मिनरल, अयस्क और खनिज में क्या अंतर है, तो बेटा अयस्क जो होता है उसमें धातु आपका मेटल एक्सेसिव अमाउंट में पाया जाता है, ठीक है, परसेंटेज ऑफ प्रेजेंस ऑफ मेटल इज मैक्सिमम, उसमें क्या होता है कि परसेंटेज ऑफ प्रेजेंट ऑफ मेटल इज मैक्सिमम, ज्यादा मात्रा में धातु पाया जाता है, इसमें धातु आपका कम मात्रा में पाया जाता है। इसमें धातु क्या होता है, कम खर्च पर आसानी से, इसमें से धातु आपका क्या होता है तो कम खर्च में आसानी से प्राप्त कर लिया जाता है, और इसमें धातु कम खर्च में क्या आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और जैसे मान लो कि एल्युमिनियम का और आपका बॉक्साइट्स होता है, तो बॉक्साइट्स में क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसको डायरेक्ट आप हीट कीजिएगा, या बहुत सारा प्रोसेस तो हम पढ़े ही हैं रिडक्शन का, तो इसको हीट कीजिएगा, पानी हटा दीजिएगा, फिर रिड्यूस करवा दीजिएगा, एल्युमिनियम मिल जाएगा। और यहाँ पर एल्युमिनियम का मिनरल है, तो यहाँ पर आपको रिएक्शन करवाने के लिए SiO2 एक्स्ट्रा है, तो ये आपको फ्री स्टेट में, इसमें मेटल आपका कम कंबाइंड, ये कम्प्लेक्स फॉर्म में मेटल यहाँ पाया जाता है, ठीक है। जैसे हेमेटाइट का और ये हो गया, लेकिन हेमेटाइट वाला में भी SiO2 इसमें आ जाएगा, तो मिनरल और ओर में यही अंतर है। तो कोई दो पॉइंट आपको लिख देना है। एक चीज और याद रखिएगा, मैंने एक स्टेटमेंट बताया था, और मिनरल्स आर ओर, और मिनरल्स आर ओर्स, और एक और स्टेटमेंट था, ऑल ओर्स आर मिनरल्स, ऑल ओर्स आर मिनरल्स, यानी सारे के सारे अयस्क खनिज होते हैं और सारे के सारे खनिज अयस्क होते हैं। तो ये ऑप्शन आपका गलत होगा और ये ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ फ्लोरीन। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आया तो डू यू टू लिख देना स्मॉल साइज, डू यू टू स्मॉल साइज, किसके कारण, डू यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, डू यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन का स्मॉल साइज, और डू यू टू एब्सेंट ऑफ डी ऑर्बिटल, एब्सेंट ऑफ डी ऑर्बिटल इन फ्लोरीन, ऑर्बिटल इन फ्लोरीन, फ्लोरीन में क्या होगा, डी ऑर्बिटल नहीं होगा उसके कारण, या फ्लोरीन का छोटा साइज होता है उसके कारण। बस ये एफ का कोई भी क्वेश्चन आपका हेलोजन का आएगा तो यही लिखिएगा। तो पहला चीज पॉइंट, दो पॉइंट लिखना था, 2 नंबर का था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी इलेक्ट्रॉन से स्नेह करने का, इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने का जो क्लोरीन का क्षमता होता है वो फ्लोरीन से ज्यादा होता है। काहे ज्यादा होता है, काहे कि फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, पहला नंबर पॉइंट, और दूसरा फ्लोरीन में डी कक्षा नहीं पाया जाता। हो गया, इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हैलोजन बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, हैलोजन बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, काहे होता है, तो हैलोजन 7A ग्रुप को कहा जाता है, ठीक है। हैलोजन किसको कहा जाता है, 7A ग्रुप को, सी सॉल्ट फॉर्मर होता है। तो 7A ग्रुप, यानी 7A ग्रुप का मेटल हैलोजन कहलाएगा, जो पी ब्लॉक का है, किसका है, तो पी ब्लॉक का है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता था। और इसमें क्या आएंगे, तो फ्लोरीन आएंगे, क्लोरीन आएंगे, ब्रोमीन आएगा, आयोडीन आएगा, एंटासिन आएगा, ये आपका रेडियो एक्टिव होता है, ये आपका क्या होता है, तो रेडियो एक्टिव हो जाता है। अब इसमें एक हाइड्रोजन भी आता है, तो कहता है कि हैलोजन आपका बहुत अच्छा ऑक्सीकृत तत्व होता है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता हैलोजन में ज़्यादा होता है, हैलोजन का इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज़्यादा होता है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टुवार्ड्स, यानी एफिनिटी टुवार्ड्स इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की ओर बढ़ने का, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता ज़्यादा होता है। कोई दो पॉइंट आप लिख सकते हैं, ऑब्वियसली आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटर हैलोजन कंपाउंड। जब हैलोजन हैलोजन के बीच में कंपाउंड बनेगा, किस किस के बीच में, हैलोजन हैलोजन के बीच में कंपाउंड बनेगा, उसी कंपाउंड को कौन सा कंपाउंड बोलेंगे, इंटर हैलोजन कंपाउंड बोलेंगे। उसमें दूसरा कोई एलिमेंट नहीं पाया जाएगा, किसी दूसरे एलिमेंट का एटम नहीं पाया जाएगा। वैसे कंपाउंड जिसमें केवल हैलोजन का ही एटम पाया जाए उसी को इंटर हैलोजन कंपाउंड बोलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल है जैसे ClF, ये भी आपका हैलोजन, ये भी हैलोजन, हाइड्रोजन हैलोजन, फ्लोरीन हैलोजन, बोरोन हैलोजन, आयोडीन हैलोजन, फ्लोरीन हैलोजन, तो ये सारे, तो हैलोजन हैलोजन के बीच के कंपाउंड को इंटर हैलोजन कंपाउंड बोलते हैं। हैलोजन छोड़ के किसी दूसरे एलिमेंट का एटम उसमें नहीं पाया जा सकता है, उसी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पॉइंट था, बता दिए। अब XeF2 का स्ट्रक्चर बनाना है, तो Xe लिख दो, इधर F लिख दो, इधर F लिख दो, और इसका क्या गो 8 गो इलेक्ट्रॉन होता है, तो इस पर कितना 3 गो लोन पेयर डाल दो, 3 गो लोन पेयर, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। कैसा स्ट्रक्चर आया, तो इसमें आप लिख सकते हैं ये आपका कोवैलेंट बॉन्ड, तो इसमें कोवैलेंट बॉन्ड कितने हैं, बहुत सारी चीज़ लिख सकते हैं क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो कोवैलेंट बॉन्ड यानी संयोजन बंधन कितना है भाई, संयोजन बंधन आपका कितना है,
तो संयोजन बंधन आपका 2 है। संयोजन बंधन कितना है? तो 2। कोवैलेंट बॉन्ड 2 है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितना है? तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 है। हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या हो जाएगा? संकलन लिख दीजिए। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? तो संकलन इसका कितना हो जाएगा? तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना? 3 गो आ 2 गो ई, 2 गो बॉन्ड 3 गो, ई सिग्मा बॉन्ड, ए भी सिग्मा बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड यानी सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सिग्मा, तो 5 गो। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? तो sp3d हो जाएगा। क्या हो जाएगा? sp3d हो जाएगा। उम्मीद है ये सब चीज आपको समझ में आ रहा होगा, नो डाउट कि नहीं समझ में आ रहा होगा। इसका शेप क्या हो जाएगा ये भी आपको पूछ सकता है। तो शेप इसका क्या होगा? शेप जो होगा, आकार क्या होगा? तो लीनियर, एक सीधा रेखा। इसको अगर ऐसे मूव कर दे तो लीनियर, तो क्या हो जाएगा? लीनियर यानी एक रैखिक। लीनियर मतलब क्या? एक रैखिक। शेप कैसा हो गया? तो एक रैखिक हो गया। ठीक है। बॉन्ड एंगल पूछ सकता है आपसे। क्या पूछ सकता है? बॉन्ड एंगल यानी बंधन कोण जो होगा वो कितना होगा? तो 180 डिग्री का। देखिएगा इसके बीच का कोण कितना होगा? 180 डिग्री। तो ये भी पूछ सकता है। तो स्ट्रक्चर XCF2 का आपको बनाना था, मैंने स्ट्रक्चर दिखा दिया, बॉन्ड को दिखा दिया। FF के बीच 2 कोवैलेंट बॉन्ड इसमें है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 है, संकलन आपका हो गया sp3d, शेप आपका लीनियर हो गया, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री हो गया। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एफ ब्लॉक के तत्व क्या है? एफ ब्लॉक यानी वैसा एफ ब्लॉक का तत्व, यानी एफ ब्लॉक का तत्व जो है आपका रेडियो एक्टिव नॉन मेटल्स यानी ज्यादातर रिएक्टिव तत्व है उसमें। ठीक है। और एफ ब्लॉक के तत्व क्या है? तो कहता है कि एफ ब्लॉक एलिमेंट क्या बोलेंगे? वैसे एलिमेंट जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने पर उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ यानी एफ ऑर्बिटल में चला जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। और उसको और क्या कहा जाता है? तो एफ ब्लॉक में एक आपका 4f होता है जिसको लैंथेनाइड हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैंथेनाइड बोलते हैं। एक आपका 5f होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो एक्टिनाइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्टिनाइड्स। एक लैंथेनाइड्स और एक एक्टिनाइड्स होते हैं। यही कहानी है, और कुछ नहीं जानना है। अब क्या कहता है कि Cu डाईमैग्नेटिक है, Cu2+ है। तो Cu कॉपर का क्या होता है बेटा? तो कॉपर का 29 होता है एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फटाफट लिखिए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिएगा, अभी लिखे थे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d9। अब आपको क्या कहता है? Cu1 है यानी एक प्लस इस पर आ जाएगा। Cu पर क्या आ जाएगा? एगो प्लस आ जाएगा। एगो प्लस आएगा तो ये 28 हो जाएगा। अब 28 जब होगा तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है तो ये गलत है। ये क्या हो जाएगा? 4s1 हो जाएगा और 3d10 हो जाएगा। एक इसमें चला जाता है, इससे पहले हम बताए हैं। ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक गया तो किससे गया? तो 4s0 हो जाएगा और 3d10 हो जाएगा। 3d10 हो जाएगा। अब इसमें इलेक्ट्रॉन जब देखिएगा तो इसमें आपका 1 2 3 4 और ऐसे करके ये 5 हो गया, 6 7 8 9 10 यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? तो 0। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो गया, यानी आपका ये डाईमैग्नेटिक हो गया। क्या हो गया? तो डाईमैग्नेटिक हो गया। अब इसमें क्या करो कि Cu2+ पूछ रहा है, तो Cu2+ जब कीजिएगा तो इसमें क्या आ जाएगा? 4s0 तो रहेगा, 3d9 हो जाएगा। और जब 3d9 हो जाएगा, जैसे ही 3d9 हो जाएगा तब क्या होगा? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इसमें? तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तो इसमें क्या है? तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो गया। इसमें क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 आ गया। तो जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होता है वो डाईमैग्नेटिक, एक पैरामैग्नेटिक। तो यही क्वेश्चन था। Cui इज डाईमैग्नेटिक जबकि Cu2 इज पैरामैग्नेटिक। मैंने एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में IUPAC नाम इसका लिखना है। तो बेटा IUPAC नाम इसका लिखो। IUPAC नाम लिखिएगा तो क्या होगा? इसका लिखो। तो पहले लिखेंगे ट्राई, C2O4 के लिए ऑक्जेलेटो। क्या लिखेंगे? ऑक्जेलेटो। अब इस पर चार्ज देखिए, तो इस पर चार्ज माइनस आएगा तो क्रोमिएट, और इसका नाम पहले तो पोटेशियम पहले लगा दो, जो पहले रहता है उसका नाम पहले लिखते हैं। और इस पर चार्ज -3 आ जाएगा तो ये क्रोमिएट हो जाएगा, क्रोमिएट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस जब आता है तो ATE जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? ATE जोड़ देते हैं। अब इसके बाद इस पर चार्ज निकाल, -2 इस पर चार्ज निकालिएगा तो इस पर -3 आ गया। तो यहाँ पर क्रोमियम का X, इसका -2 × 3 बराबर -3, तो कितना आ जाएगा? 3। आयन लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका बन गया। इधर वाला का देखिएगा, तो इसका नाम लिखिएगा। तो पहले इसमें क्या है? तो अमाइन है, तो पेंटा अमाइन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पेंटा लिखेंगे। NH3 के लिए अमाइन लिखाएंगे। उसके बाद क्लोरीन एगो है तो इसके लिए क्लोरो लिखेंगे, अंदर वाला के लिए। अब इस पर चार्ज -2 तो इस पर क्या आएगा? +2। चार्ज इस पर क्या आ जाएगा? +2 आ जाएगा। अभी तो इसके लिए क्या लिखेंगे? प्लस है और 0 आएगा तो सेम नाम मेटल का कोबाल्ट लिख देंगे। उसके बाद चार्ज निकालिए, तो ये न्यूट्रल, ये -1 तो 3 आ जाएगा।
ठीक है, ये आपका 3 निकाल लीजिएगा, निकालना हम सिखा चुके हैं, ठीक है। और लास्ट में Cl3 रहे, Cl2 रहे, 5 रहे, कोई मतलब नहीं है, क्लोराइड लगा देंगे। यानी दोनों का दोनों क्वेश्चन आपका IUPAC ने लिखा गया, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। व्हाट आर डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ टिंगस्टर आयोडीन में? तो आयोडीन बेटा वेट बटा वॉल्यूम के हिसाब से 2.5% पाया जाता है, पोटेशियम आयोडाइड 2.5% वेट बटा वॉल्यूम के हिसाब से, और आपका प्यूरिफाइड वाटर और इथेनॉल इसमें 89% पाया जाता है। यही इसका कंपोजिशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर इलास्टोमर्स? इलास्टोमर्स किसको कहा जाता है? नाम से ही क्लियर है, जो इलास्टिक हो, यानी जिसमें आपका कुछ ना कुछ विस्कोसिटी इसका होना चाहिए, यानी जो किस नेचर का हो? इलास्टिक नेचर का हो। इलास्टिक मतलब लचीला हो, ठीक है, इसका इलास्टिक नेचर का हो। इतना ही नहीं, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो कमजोर हो, ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो हो वो कमजोर हो। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो? कमजोर हो। यानी बंधन क्षमता क्या होना चाहिए? तो बंधन क्षमता आपको कम होना चाहिए, कमजोर बॉन्ड होगा। बॉन्ड जो आएगा वो आपके इसके बीच का बॉन्ड जो होगा वो आपका क्या होगा? तो कमजोर बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा? कमजोर बॉन्ड होगा, ठीक है। ये आपका विस्कोसिटी विस्कस होना चाहिए, यानी आपका इसको विस्को इलास्टिसिटी भी, विस्कोसिटी विस्कस नेचर का होगा, विस्कोसिटी भी इसका होगा, तो इसको विस्को इलास्टिक भी कहा जाता है। इलास्टोमर्स का दूसरा नाम विस्को इलास्टिक भी कहा जाता है, विस्को इलास्टिक या विस्को इलास्टिक भी कहा जाता है, ठीक है, विस्को इलास्टिक भी हम लोग बोलते हैं। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो गया? यानी बंधन जो हो गया वो आपका वीक बॉन्ड हो गया। इतना ही नहीं, इंटरमॉलिकुलर फोर्स आपके वीक होंगे, ठीक है, और यंग्स डबल्स मॉडुलस को शो करेगा, ठीक है, यंग्स डबल्स मॉडुलस को शो करेगा। क्या करेगा? तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कमजोर हो गया, या लिख सकता है कि वीक इंटरमॉलिकुलर बॉन्ड वीक होगा। क्या होगा? बॉन्ड जो होंगे इंटरमॉलिकुलर बॉन्ड जो होगा, यानी अंतरा आणविक बंधन जो होगा वो आपके कमजोर होंगे। इतना ही नहीं, ठीक है, सो लो यंग मॉडुलस, ठीक है, क्या करता है कि यंग मॉडुलस को लो यंग मॉडुलस को शो करता है। हाई याइल्ड स्ट्रेंथ होता है, एंड हाई याइल्ड स्ट्रेंथ मजबूत होता है। हाई याइल्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? मजबूत होगा, ठीक है। ये आपका इलास्टिक जैसे रबर उबर होता है, ये आपके गुण पाया जाता है। इलास्टोमर्स में नेचुरल पॉलीमर है तो नेचुरल रबर लिख दो, नेचुरल इलास्टिक में क्या सबसे अच्छा लिख दो? नेचुरल रबर। जो प्राकृतिक रबर है वो हो गया नेचुरल रबर। इलास्टिक जो होगा वो आपका लचीला है, लगा दीजिए बल, फिर से क्या होगा? अपने शेप साइज में आ जाएगा। तो ये आपको कहानी था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? मैंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। हाइड्रेट्स जो कार्बन का होता है उसको कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं, लेकिन कार्बन के सभी हाइड्रेट्स को कार्बोहाइड्रेट्स नहीं कहा जाता है, केवल वही हाइड्रेट्स कहलाते हैं जिसमें आपका NH2 ग्रुप और CHO ग्रुप, NH2 ग्रुप और CHO ग्रुप, ये दो ग्रुप पाया जाए, और एक से ज्यादा, यानी एक से ज्यादा क्या होना चाहिए? ये दोनों फंक्शनल ग्रुप में से कोई एक होना चाहिए। एक से ज्यादा आपका OH ग्रुप होना चाहिए। क्या चाहिए? होना चाहिए। और इतना ही नहीं, आपको कार्बोक्सिलिक कार्बन को छोड़कर प्रत्येक कार्बन पर क्या होना चाहिए? प्रत्येक कार्बन पर एक OH ग्रुप होना चाहिए, एक OH ग्रुप होना चाहिए, उसी को कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको कार्बोहाइड्रेट्स से आपको ज्यादा दिक्कत होगा तो बायोमोलिक्यूल्स, मेरा लेक्चर है बायोमोलिक्यूल्स का, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो इस प्रकार आपका 2 नंबर का भी क्वेश्चन क्या हो गया? खत्म हो गया। अब क्या बचा? 5 नंबर। चलिए 5 नंबर वाला देखते हैं। क्या कहता है कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन है, इसमें से 3 बनाना है, प्रत्येक क्वेश्चन 3 × 5 15 नंबर देगा। हम आपको 6 का 6 अभी बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है कि 2 अमीनो, क्या लिया हुआ है? 2 अमीनो इथेनॉल, 2 अमीनो इथेनॉल का स्ट्रक्चर बनाना है। तो बेटा अमीनो दिया हुआ है दूसरा नंबर पर, इथेनॉल क्या होता है? तो CH3 CH2 OH होता है, ठीक है। अब यहां पर दूसरा नंबर पर क्या लगा हुआ है? तो अमीनो ग्रुप लगा हुआ है। तो दूसरा नंबर पर अमीनो ग्रुप है, तो आप इसका क्या कीजिएगा? काउंटिंग कीजिएगा। इथेनॉल दिया हुआ है तो 2 नंबर पर, तो 2 नंबर पर यहाँ एक कार्बन हटा के यहाँ पर क्या लगा दो? NH2 को लगा दो। ये कहानी हो गया 2 अमीनो इथेनॉल का, ठीक है। अब आपको क्या क्वेश्चन पूछ रहा है सो देखिएगा। क्या कहता है? टर्शियरी ब्यूटाइल अमाइन। टर्शियरी ब्यूटाइल अमाइन है तो फटाफट स्ट्रक्चर बनाओ टर्शियरी ब्यूटाइल अमाइन का। तो क्या करेंगे? टर्शियरी ब्यूटाइल अमाइन। तो पहले आप अमाइन बना लीजिए, ठीक है। अब इसमें क्या कहता है कि टर्शियरी ब्यूटाइल अमाइन है,
तो अमाइन में क्या कीजिएगा कि C2H5 इधर लगा दीजिए। अब इसका आपका क्या है CH2 CH3, ठीक है। टर्शियरी ब्यूटाइल अमाइन यानी टर्शियरी क्या 3 गो कार्बन से जुड़ा हुआ ब्यूटाइल अमाइन आपका होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 3 गो कार्बन से जुड़ा हुआ ब्यूटाइल अमाइन आपका होना चाहिए। तो 3 कार्बन से इसको जोड़ दो, एक आपका C2H5 इधर भी लगा दो, ठीक है, और 3 हो गया। और एक बॉन्ड जो बनाएगा वो लोन पेयर आपका H के साथ बना लेगा, या NH2 ऐसे लगा दो, चाहे ऐसा करो ना, टर्शियरी ब्यूटाइल अमाइन ये लिख दो। नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसका कि N लगा दीजिए, H लगा दीजिए और उसके बाद C, और यहाँ पर क्या कीजिए CH3 को जोड़ दीजिए, इधर भी CH3 को जोड़ दीजिए, इधर भी CH3 को जोड़ दीजिए। ये दोनों में से कोई आप बना सकते हैं। अब क्या कहता है कि दूसरा दिया हुआ है N इथाइल अमाइन, N इथाइल इथेनामाइन। N इथाइल इथेनामाइन का स्ट्रक्चर बनाइएगा तो कैसा होगा जरा ध्यान से देखिएगा। N इथाइल इथेनामाइन का इथाइल इथेनामाइन है, इथेनामाइन यानी क्या CH3 CH2 NH2 इथाइल अमाइन है, ठीक है, इथेनामाइन हो गया। अब आपको N पर इथाइल है तो N पर क्या कीजिए एक हाइड्रोजन हटा दीजिए और किसको जोड़ दीजिए इथाइल को जोड़ दीजिए। तो C2H5 यहाँ लगा दीजिए, एगो हाइड्रोजन ये हो गया, तो आपका ये आ गया इथेनामाइन, N अल्काइल इथेनामाइन। अब आपको क्या है अलग अलग कलर से दिखा देते हैं। अब आपको अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसका डी वाला का। डी वाला का क्या है NN डाइमिथाइल अमाइन 2, NN डाइमिथाइल अमाइन 2, यही है क्वेश्चन शायद, NN डाइमिथाइल अमाइन 2। तो NN डाइमिथाइल अमाइन 2 नहीं होगा, ये गलती से लिखा गया है। अब NN डाइमिथाइल अमाइन तो क्या करेंगे CH3, उसके बाद डाइमिथाइल है ना, N लगा दो, यहाँ पर क्या लगा दो तो CH3 लगा दो, NN डाइमिथाइल मिथाइल अमाइन है तो CH2 और CH3 ये आपका हो गया, ठीक है। N पर 2 गो मिथाइल और डाई अमाइन है, ठीक है। अब इसके बाद क्या दिया हुआ है N इथाइल साइक्लोपेंटेन, N इथाइल साइक्लोपेंटेन तो N डाल दो, ऐसे करके बना दो, ठीक है। और N इथाइल साइक्लोपेंटेन और N पर क्या जोड़ दो C2H5 को जोड़ दो, ठीक है। ये आपको स्ट्रक्चर था, आपने इस स्ट्रक्चर को देखा तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन था, पांचों का कहानी था, मैंने पांचों को दिखा दिया। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन FPZ ये आप आसानी से बना सकते हैं। हॉल फॉर्म ब्रोमाइड रिएक्शन इसके विषय में लिख लेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्या कहता है व्हाट हैपेंस, क्या होता है जब फॉर्मल्डिहाइड अमोनिया के साथ। तो बेटा फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन जब अमोनिया के साथ करवाते हैं हम लोग तो क्या बनता है, तो ये इसका और इसका फॉर्मेशन होता है, किसका इसका फॉर्मेशन। और दूसरा कहता है कैल्शियम फॉर्मेट को जब हम हीट करते हैं, ठीक है, कैल्शियम एसीटेट के साथ तो इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। क्या किसका फॉर्मेशन होता है, तो एसिटल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है और कैल्शियम कार्बोनेट आपका बाहर निकल जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और ये जो एसिटल्डिहाइड यहाँ आएगा, यहाँ पर जो आपका एसिटल्डिहाइड आएगा, ठीक है, वो एसिटल्डिहाइड का BP MP ये सब लिख सकते हैं। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट -124 के करीब होता है, -100 ये आपका 20.2 डिग्री सेल्सियस और -123.4 डिग्री सेल्सियस आपका क्या होगा ये हो जाएगा। और यहाँ पर जब आप देखिएगा पीछे वाला तो ये हेक्सा मिथाइलिन टेट्रा अमाइन का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हुआ, तो हेक्सा CH2 आपका मिथाइलिन टेट्रा अमाइन का फॉर्मेशन होगा, टेट्रा अमाइन का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो 2 रिएक्शन था, मैंने दोनों रिएक्शन को दिखा दिया, ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की अभी आवश्यकता नहीं है, जब होगा तब सोचेंगे। अब कहता है कि व्हाट वुड ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्सेशन, एसिटिलीन को इथाइल अल्कोहल में बदलना। तो ये बेटा एसिटिलीन है आपका CH2 इसको क्या करवाएंगे वाटर के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H+ रिएक्शन करवाएंगे तो आपका इथेनॉल बन जाएगा। क्या बन गया, तो इथेनॉल बन गया। आप देख पा रहे होंगे किसका निर्माण हुआ, इथेनॉल का फॉर्मेशन हो गया। अब इसके बाद कहता है ये कैटेलाइटिक हाइड्रोजनेशन अभिक्रिया हो गया, कैटेलिस्ट के फॉर्म में H+ काम कर रहा है। और हाइड्रोजन ऑफ इथिन, इथिन का हाइड्रोजनेशन करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ कौन सा एसिड C2H4O+ के उपस्थिति में ये करवाएंगे तो एसिटिलीन आपका इथाइल अल्कोहल में चेंज कर जाएगा। दूसरा कहता है कि इथाइल अल्कोहल को डाई इथाइल में, तो इथाइल अल्कोहल आपका ये है इन प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हैं, ठीक है, फास्फोरक एसिड ले सकते हैं, ये सब आप ले सकते हैं, ठीक है, नाइट्रिक एसिड ले सकते हैं, HCl को ले सकते हैं, इसमें से किसी को ले लिए और लेने के बाद 110 डिग्री सेल्सियस पर हीट किए तो आपका C2H5 ये बन गया, वाटर निकल गया। अब फिर इसका रिएक्शन C2H5 अल्कोहल के साथ 140 डिग्री पर गर्म किए
तो आपका डाई इथाइल ईथर आ गया। क्या आ गया? डाई इथाइल ईथर का फॉर्मेशन हो गया। तो ये 2 स्टेप में रिएक्शन हुआ और ये हुआ, तो दोनों का दोनों क्वेश्चन ये भी आपका क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब 2 क्वेश्चन मेरे पास बचा हुआ है। एक आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? इस सब का बेटा IUPAC प्रणाली के हिसाब से नाम लिखना है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको लिखना होगा। फटाफट हम लिखना शुरू करते हैं। देखिए पहले क्या दिया हुआ है? हेक्सामाइन, प्लेटिनम है तो ऐसे करके बड़ा ब्रैकेट डालिए, प्लेटिनम लिखिए। अमाइन है तो NH3 लिखिए। NH3 कितना दिया हुआ है? 6 गो, तो 6 गो के लिए 6 गो लिखिए। अब उसके बाद क्या दिया हुआ है? तो NH3 6 गो, अंदर का कहानी खत्म। अब ये डालिए। अब इस पर ये न्यूट्रल लिगेंड्स है और ऊपर में 4 है, तो x + 0 = 4। तो यहाँ 4 कब आएगा? जब यहाँ Cl4 आएगा। पहला वाला का लिखा गया, पहला वाला का क्या हो गया? लिखा गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, दूसरा वाला क्वेश्चन क्या कहता है? टेट्रा ब्रोमो डू कॉपरेट। टेट्रा ब्रोमो तो क्यूपरेट है, तो कॉपर डालिए Br। कै गो? 4 गो ना। Br कै गो है? 4 गो, इसको लिख दिए। और कितना आयन दिया हुआ है? 4 गो आयन। अब जरा इसको आप गौर से देखिए, तो ब्रोमीन पर चार्ज क्या होता है? तो -1 होता है। तो ब्रोमीन पर -1 हो गया, तो x -1 × 4 = 0, तो x = +4, तो 2 आना चाहिए। यहाँ पर 2 था तो यहाँ पर -2 लगा देंगे, हो गया। तीसरा दिया हुआ है सोडियम डाइसाइनिडो एक्यूरेट 1 दिया हुआ है। तो सोडियम पहले है तो सोडियम आप पहले लिख दीजिए बाहर में। ठीक है, कोई मेटल बाहर रहता है उसका नाम पहले लिख देते हैं। उसके बाद जो आपका बचा वो क्या बच गया उसका नाम लिखेंगे। तो AuCN2 AuCN, ठीक है। ऑरेट दिया हुआ था लोहा के लिए, और CN साइनो है, 2 ठो है, CN2 ये लिख देंगे, कहानी खत्म। अब चार्ज आप देख लीजिए +1 तो -1, इधर -1 +1। ठीक है, अब इसके बाद पोटेशियम है तो पोटेशियम का नाम पहले लिखिए। ठीक है, उसके बाद टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट, तो जिंक लिख देंगे। जिंकेट के लिए क्या? जिंक लिख देंगे। अब उसके बाद Zn लिखेंगे, और उसके बाद टेट्रा हाइड्रोक्सो है, क्या दिया हुआ है? टेट्रा हाइड्रोक्सो, तो हाइड्रोक्सो है तो OH लिखेंगे। कै गो? तो 4 गो। अब 4 जरा देखेंगे, इस पर क्या हो जाएगा? +1, इस पर -1, यहाँ -1, तो x - 4 = -1, तो +3 आएगा। आ कितना रहा है? 2 ठो आ रहा है। तो 2 ठो कब आएगा? जब यहाँ पर K2 लगा देंगे, तो इधर 2 गो प्लस तो इधर 2 गो माइनस। अब यहाँ पर पोटेशियम है तो पोटेशियम पहले लिख दीजिए। डाइसाइनो अर्जेंटेट यानी अर्जेंटेट, Ag का नाम अर्जेंटेट हम लोग लिखते हैं, तो Ag लिख देंगे। और डाइसाइनो है तो Cn लिखेंगे। Cn कै ठो? 2 ठो, तो 2 ठो Cn डाल देंगे। अब चार्ज को मिलाएंगे, तो Cn पर -1 -2, x - 2 = -1, x = +1। ठीक है, यानी पांचों का पांचों क्वेश्चन ये भी आपका बन गया। 5 नंबर का था भाई, 5 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसको कहा जाता है? वैसा रिएक्शन जिसका ऑर्डर 1 हो। जैसे R बराबर क्या होता है भाई? R बराबर K कंसंट्रेशन ऑफ A⁴ यही ना? या R बराबर क्या लिख सकते हैं? -dA/dt ये लिख सकते हैं। तो जिसका ऑर्डर आपका 1 होना चाहिए। ठीक है, केमिकल फार्मूला ये आप लिख सकते हैं, या केमिकल फार्मूला भी आपका लिख सकते हैं। नहीं, केमिकल फार्मूला रेट ऑफ रिएक्शन का मैंने बताया था ln करके, वो सब तो वहाँ से आप जाके लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में लिखिएगा तो न्यूक्लियर रिएक्शन जितने भी होते हैं, जितना भी न्यूक्लियर रिएक्शन होता है वो आपका कितना ऑर्डर का होता है? तो सारे के सारे फर्स्ट ऑर्डर का होता है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल एसीटेट 2 गो है, तो दूसरा लिख लीजिए हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल अल्कोहल। हाइड्रोलाइसिस ऑफ क्या लिख सकते हैं? इथाइल एसीटेट, हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल एसीटेट, ये हो गया। फर्स्ट ऑर्डर के विषय में लिखना था। अगर दिक्कत हो तो मैंने पढ़ाया है इसको, आराम से आप वहां जाके देख सकते हैं। अब आपको क्या कहता है? ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट आपको ऑब्टेन करना है। RA = dA/dt लिख सकते हैं। R बराबर क्या? dA/ क्या लिख सकते हैं? dA/dt लिख सकते हैं। नहीं, और RA = dA/dt लिख दीजिए। और यही आपका क्या हो जाता है? K कंसंट्रेशन ऑफ A हो जाता है। तो K बराबर क्या लिख सकते हैं आप? फटाफट K बराबर R/, कंसंट्रेशन ऑफ A लिख सकते हैं। और सिंपली आपको ऑब्टेन करना है। तो ये आप मेरा जो सॉल्यूशन चैप्टर है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन केमिकल काइनेटिक्स जो है, केमिकल काइनेटिक्स का मैंने एक सेट आपको बता दिया है, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार आपका टोटल क्वेश्चन मैंने सेट का करवा दिया। अब आप लोग हंसते खेलते मुस्कुराते पढ़ते रहिए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। इसको दबा दो यार।